Good morning, students. Today's video lecture is based on immunity. You very well know, students, कि immunity क्या होती है. रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपके शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम immunity कहते हैं. और ये immunity 2 टाइप्स की होती है, innate एंड एक्वायर्ड. इनेट मतलब जन्मजात और एक्वायर्ड जो जन्म के बाद आप एक्वायर करते हैं. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इम्यूनिटी की परिभाषा बताई कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो इम्यूनिटी कहलाती है. और ये 2 प्रकार की है, इनबॉर्न जिसे हम इनेट इम्यूनिटी भी कहते हैं, जन्मजात, और दूसरी होती है एक्वायर्ड, उपार्जित इम्यूनिटी. उपार्जित इम्यूनिटी वो होती है जो आप जन्म के बाद वातावरण से लेते हैं. दोनों ही प्रकार की इम्यूनिटी नेचुरल और आर्टिफिशियल होती हैं. नेचुरल प्राकृतिक जो होती है वो एक्टिव या पैसिव हो सकती है. एक्टिव का मतलब जिसमें आपका इम्यून तंत्र सक्रिय भागीदार हो, इम्यून तंत्र सक्रिय होकर कार्य करे. और पैसिव का मतलब होता है कोई रेडीमेड आपको एंटीबॉडी मिल जाए. अब जो इनेट इम्यूनिटी या जन्मजात इम्यूनिटी होती है वो नॉन स्पेसिफिक या स्पेसिफिक हो सकती है. और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है हमने पहले ही बताया, नेचुरल, आर्टिफिशियल, एक्टिव, पैसिव हो सकती है. आज हम समझेंगे इनेट या जन्मजात इम्यूनिटी क्या होती है. इनेट या नेटिव इम्यूनिटी जो होती है वो जन्म से होती है और इसकी 3 लेवल्स होती हैं, स्पीशीज, रेशियल और इंडिविजुअल इम्यूनिटी. जो फैक्टर्स होते हैं इनेट इम्यूनिटी को प्रभावित करते हैं उनमें सबसे मुख्य फैक्टर जो होता है दैट इज एज, देन कम्स हार्मोन्स एंड देन कम्स न्यूट्रिशन. That is why nowadays we are emphasizing on good quality food. एज में अगर हम देखें तो एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है और एक ओल्ड एज पर्सन होता है, दोनों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है. ये इसलिए होती है क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, वो इमेच्योर होता है. जबकि ओल्ड एज में स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, धीरे धीरे उसका कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कम होती जाती है. कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इनेट इम्यूनिटी को प्रभावित करते हैं, जैसे हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज़ है, एड्रीनल ग्लैंड के कुछ डिसफंक्शंस हैं और हाइपोथायरॉयडिज्म में. तो जब डायबिटीज़ में, जैसे स्टूडेंट्स हमने यहाँ मेंशन किया है कि जिन रोगियों में डायबिटीज़ होता है उनमें स्टेफाइलोकोकल सेप्सिस के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं. और अगर कोई पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेने की वजह से उसके जो इम्यून तंत्र में एंटीबॉडी, जो बी कोशिकाएं होती हैं एंटीबॉडी बनाती हैं, उनका कार्य प्रभावित हो जाता है. अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो स्टूडेंट्स की हमें पता है कि इम्यूनिटी, अगर सेल्स हम कहें कि इम्यून सिस्टम के कौन से सेल्स इम्यूनिटी में भाग ले रहे हैं तो उसके हिसाब से इम्यूनिटी 2 प्रकार की होती है, ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ह्यूमोरल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है स्टूडेंट्स जो आपके शरीर में जितने भी तरल पदार्थ उपस्थित हैं, फ्लूइड्स उपस्थित हैं, उनमें बी कोशिकाओं द्वारा ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रदान की जाती है. तो ये तरल पदार्थ आपके शरीर में कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मा, लिम्फ, ब्लड, म्यूकस, इन सब में बी कोशिकाएं एक्टिवेटेड होती हैं और वो बनाती हैं एंटीबॉडीज़. इसको हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी. दूसरी प्रकार की इम्यूनिटी जो होती है, ये इम्यूनिटी का वर्गीकरण है स्टूडेंट्स ऑन द टाइप्स ऑफ सेल्स.
सेल्स कौन से आपको इम्यूनिटी दे रहे हैं। अगर बी सेल्स इम्यूनिटी दे रहे हैं एंटीबॉडी बनाकर, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमोरल या एचआई इम्यूनिटी। अगर टी सेल्स आपको इम्यूनिटी दे रहे हैं तो उसको हम कहते हैं सीएमआई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब स्टूडेंट्स, ये टी सेल्स कहाँ देते हैं? एक बात आपने 12th क्लास से पढ़ी है कि जो वायरस होता है वो ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट होता है, वो कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। तो अगर कोई वायरस कोशिका के अंदर पहुंच गया तो कोशिका के अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो इम्यूनिटी कौन देता है? टी सेल्स। क्योंकि हमने अभी समझा कि बी सेल्स जो होते हैं वो कोशिका के बाहर तरल पदार्थ में हमको इम्यूनिटी देते हैं, और कोशिका के अंदर जो होते हैं वो टी सेल्स हमको इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। तो ये दो टाइप की इम्यूनिटी हुई बेस्ड ऑन दी सेल्स। अगर बी सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और वो एंटीबॉडी बनाएंगे। जब भी कोई वायरस या एंटीजन ब्लड में आ गया तो आपकी ह्यूमोरल इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है बॉडी की। अगर कोई वायरस सेल के अंदर चला गया तो आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है। तो जो क्वाशीकोर डिजीज होता है जो बच्चों में होता है, उसमें हम देख रहे हैं कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है। अब इनेट इम्यूनिटी किस प्रकार से आपको प्रदान की जाती है? आपकी बॉडी में इनेट इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए कई सारे प्रोसेसेस होते हैं। जैसे आपकी बॉडी की सबसे पहले तो एपिथेलियल सर्फेसेस प्रदान करती हैं, फिर शरीर द्वारा एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस स्रावित होते हैं, कुछ सेल्यूलर फैक्टर्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन, फीवर आना भी ये बताता है कि आपकी बॉडी में कोई एंटीजन ने प्रवेश किया है और आपकी बॉडी उससे लड़ रही है। एपिथेलियल सर्फेसिस में जो स्किन है आपकी, वो एक तरीके का बैरियर है टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्किन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो पैथोजन को अंदर नहीं घुसने देते हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकस होता है और उनमें हेयर लाइक सीलिया जो होते हैं, सेल्स में जो सीलिएटेड सेल्स होते हैं, वो भी आपकी बॉडी के अंदर पैथोजेंस को प्रवेश नहीं करने देते हैं। आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है उसके अंदर भी लाइजोजाइम एंजाइम्स होती हैं जो डिस्ट्रॉय करती हैं बैक्टीरिया को। जो टीयर्स होते हैं, आँखों से जो आंसू बहते हैं, वो भी एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ये सब आपकी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं पैथोजन से लड़ने के लिए। अब कुछ एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस सिक्रीट होते हैं ब्लड एंड टिश्यूज में। ये जो एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस हैं इनमें आता है बीटा लाइसिन, इंटरफेरॉन। स्टूडेंट्स, ये वर्ड आपको याद रखना है। इंटरफेरॉन्स आपकी बॉडी में तब सिक्रीट होते हैं जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन हो। ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बीटा लाइसिन्स हैं, बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स हैं, वो सिक्रीट होते हैं। अब सेल्यूलर फैक्टर्स। सेल्यूलर फैक्टर्स में स्टूडेंट्स क्या क्या आता है? फैगोसाइटोसिस। व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? सेल ईटिंग। जो आपके WBC होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर आपने पढ़ा है तो WBC का नंबर होता है न्यूट्रोफिल्स का। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो किसी भी पैथोजन को फैगोसाइटोसिस द्वारा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। इनको कहते हैं सेल्यूलर डिफेंस ऑफ द बॉडी। इन्फ्लेमेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? कहीं पे भी अगर पैथोजन घुस रहा है तो वासोडाइलेशन हो जाता है, इंक्रीज सेल न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे अक्यूमुलेट होते जाएंगे, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। फिब्रिन का एक बैरियर उसके ऊपर आ जाता है ताकि वो इन्फेक्शन आगे बढ़ नहीं सके। उसके बाद आता है फीवर। फीवर में क्या होता है स्टूडेंट्स? राइज इन टेम्परेचर। वी वेरी वेल नो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 98.4 डिग्री सेल्सियस। और 98.4 से अगर बढ़ रहा है वो तो फीवर आता है। फीवर भी एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे कि वो अपनी बॉडी की रक्षा कर रहा है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सर्टेन ब्लड में, प्लाज्मा में प्रोटीन्स स्रावित होते हैं। अगर ये प्रोटीन्स
इंक्रीज हो रहे हैं तो हमें पता चलता है कि बॉडी में पैथोजन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सी रिएक्टिव प्रोटीन, CRP। अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल बढ़ रहा है तो दिस शोज कि बॉडी में एक इन्फेक्शन है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जनरल मैकेनिज्म था। इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है जन्मजात इम्यूनिटी, यानी आपकी बॉडी की फाइटिंग कैपेसिटी जो है पैथोजेंस के अगेंस्ट। अगर बॉडी किसी भी पैथोजन से फाइट कर रही है तो उसमें स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स में आती है ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और अगर जनरल मैकेनिज्म हम देखें तो हम कहते हैं जैसे आंसू है, सलाइवा है, म्यूकस है, आपकी स्किन है, बॉडी के अंदर फीवर आना, इन्फ्लेमेशन होना, सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल बढ़ जाना, ये जनरल मैकेनिज्म्स हैं जो शो करते हैं कि बॉडी किसी पैथोजन का प्रवेश कर चुका है बॉडी में और बॉडी उससे फाइट कर रही है। ये थी जनरल इनेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं वैक्सीन्स। तो नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे।